नमस्कार। 7 धातुएं और उनके बढ़ने या घटने से होने वाले रोग। आज का विषय सप्त धातु है। तो सप्त धातु शरीर संरचना के लिए अहम तत्व है। आहार में उक्त सातों धातुओं के उत्पादन तत्व विद्यमान होते हैं। जो भी भोजन ग्रहण किया जाता है वह इन धातुओं में परिणित होता है और अवशेष शरीर से बाहर निकल जाता है। जठराग्नि से भोजन पचकर रस धातु बनता है। धात्वाग्नियों द्वारा रस धातु से रक्त धातु से मांस धातु और मांस से मेधा, मेधा धातु से अस्थि धातु से मज्जा धातु और मज्जा धातु से शुक्र धातु की पुष्टि होती है। और इन्हीं धातुओं के विषय में आज हम चर्चा करेंगे, जिसमें पहला है रस धातु। सातों धातुओं के विषय में जान जाते हैं। रस धातु हो गया, इसके बाद है रस का मतलब हो गया प्लाज्मा। दूसरा है रक्त धातु, जिसको हम ब्लड के रूप में जानते हैं। तीसरी हमारी धातु है मांस धातु, जिसको हम मांसपेशियों के रूप में जानते हैं। चौथी धातु है हमारी वसा अर्थात फैट, फैट के रूप में जानते हैं। पांचवी है अस्थि, अस्थि अर्थात हड्डियां। और छठी धातु है हमारी मज्जा, जिसको हम बोन मैरो के रूप में जानते हैं। सातवीं धातु है हमारा शुक्र, जिससे प्रजनन संबंधी ऊतक या रिप्रोडक्टिव टिश्यू बोलते हैं। तो आइए इसके विषय में और थोड़ा विस्तृत जानते हैं। रस, तो धातुओं का निर्माण कैसे होता है इसके विषय में जानते हैं। तो धातुओं का निर्माण, हम जो भी खाना खाते हैं वो पाचक अग्नि द्वारा पचने के बाद कई प्रक्रियाओं से गुजरते हुए इन धातुओं में बदल जाती है। आपके द्वारा खाया गया खाना आगे जाकर दो भागों में बढ़ जाता है, सार और मल के रूप में। तो सार क्या है? सार का मतलब है भोजन से मिलने वाले पोषक तत्व और ऊर्जा, जिससे हमारा शरीर ठीक ढंग से काम करता है। वही मल से तात्पर्य है भोजन को पचाने के बाद जो अपशिष्ट बनता है, जिसका शरीर में कोई योगदान नहीं है, वह मल के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है। भोजन का यह सार वायु की मदद से खून में पहुंचता है और फिर खून के माध्यम से यह पूरे शरीर में फैलकर धातुओं को बनाता है। आइए देखते हैं धातु का निर्माण कैसे होता है। तो ये सारी धातुएं एक क्रम में है और प्रत्येक धातु अग्नि द्वारा पचने के बाद अगली धातु में परिवर्तित हो जाती है। जैसे कि जो आप खाना खाते हैं वो पाचक अग्नि के द्वारा पचने के बाद सबसे पहले रस अर्थात प्लाज्मा में बदल जाता है। इसके बाद प्लाज्मा खून में और फिर खून से मांसपेशियां बनती हैं। इसी तरीके से यह क्रम चलते रहता है। सबसे अंत में शुक्र अर्थात प्रजनन संबंधी ऊतक जैसे वीर्य, शुक्राणु आदि बनते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि शरीर में पाचक अग्नि का ठीक होना बहुत ही जरूरी है। इन सभी धातुओं के निर्माण में रस धातु अर्थात प्लाज्मा ही मूलभूत तत्व है। तो आइए पहले रस धातु को अच्छे से समझते हैं। तो तीनों दोषों, 7 धातुएं, 5 तत्व, शरीर, इंद्रिय और मन के सारे कार्य इसी रस धातु से होते हैं। मतलब तीन दोष में आप ले लीजिए वात पित्त कफ, ये हो गया आपका आयुर्वेद। 7 धातुएं, ये हो गया आपका आयुर्वेद। 5 तत्व प्राकृतिक चिकित्सा, शरीर फिजिकल बॉडी, इंद्रिय और मन, मतलब ये सभी चीजें प्राकृतिक चिकित्सा के अंतर्गत आ रही हैं। और इन सभी का कार्य, इसमें सबके मत भी एक है कि रस धातु से ही इन सभी का कार्य होता है। तो रस धातु का निर्माण पाचन तंत्र में होता है और फिर यह रस रक्त के द्वारा पूरे शरीर में फैल जाता है। दोषों में गड़बड़ी होने पर धातुओं के स्तर में भी बदलाव होने लगता है और दोष में असंतुलन धातु को प्रभावित करता है, तो रोगों की उत्पत्ति हो जाती है। फिर क्या होता है आगे? जिस धातु के दूषित होने से रोग की उत्पत्ति होती है, वह रोग उसी धातु के नाम से जोड़कर बोला जाता है। जैसे रस धातु के दूषित होने पर जो रोग होंगे उसको रसज रोग बोलते हैं। अब रस धातु का कार्य क्या है? इस रस का मुख्य कार्य काम तृप्ति करना है। यह सृष्टि और प्रसन्नता का काम करता है और अपने अगली धातु रक्त का पोषण करता है। होता है ना कि अगर कहीं से आप गर्मी में धूप से आए और ठंडा पानी मिल गया, आपने उसको पी लिया, तो जो तृप्ति प्रदान होती, जो संतुष्टि प्रदान होती, वह प्रसन्नता प्रदान करती है
और यही फिर अगला जाकर के रक्त का पोषण करती है। अब रस धातु बढ़ने के लक्षण क्या है? रस धातु की वृद्धि होने पर कफ प्रकोप के समान लक्षण प्रकट होता है, जैसे पाचन शक्ति की कमी, जी मचलाना, ज्यादा लार बनना, उल्टी, सांसों से जुड़े रोग और खांसी आदि। रस धातु में कमी है तो उसके क्या लक्षण है? रस धातु में बढ़ोतरी की तरह इसमें कमी होना भी सेहत के लिए हानिकारक है। इसके लक्षणों को पहचाना जा सकता है। कैसे पहचान सकते हैं? मुंह का सूखना, थकान, रूखापन, दिल में दर्द और धड़कन तेज होना, तेज सांसें चलना आदि रस धातु की कमी के लक्षण हैं। जब भी आप देखिए कि ढेर सारा पसीना निकल जाता है, सांसें तेज चलती हैं, तो तुरंत पानी की, ग्लूकोज की आवश्यकता होती है। आगे बढ़ते हैं। रस धातु के असंतुलन से होने वाले रोग में शरीर में रस धातु की वृद्धि से कई तरह की समस्याएं होने लगती हैं। इनमें प्रमुख समस्याएं निम्न हैं: भूख न लगना, कुछ भी अच्छा न लगना, मुंह का बुरा स्वाद होना, बुखार का आना, बेहोशी हो जाना, नपुंसकता, पाचन शक्ति में कमी, त्वचा पर झुर्रियां पड़ना इत्यादि। उपचार क्या है इसका? रसज रोगों के इलाज के लिए रसायन और ताकत देने वाली औषधियों का उपयोग करना फायदेमंद माना जाता है। विभिन्न प्रकार के फल एवं सब्जियों का रस इस धातु को पुष्ट करने के लिए एवं शरीर की शुद्धि के लिए उपयुक्त पाया जाता है। डॉक्टर पीयूष सक्सेना के मार्गदर्शन में किए जाने वाले एसिडिटी क्लिंजिंग, थायराइड क्लिंजिंग, किडनी क्लिंजिंग, फंगी यीस्ट क्लिंजिंग, प्रोस्टेट क्लिंजिंग, स्किन क्लिंजिंग, एक्सेस बॉडी फ्यूल, वाटर रिटेंशन क्लिंजिंग, पाइल्स एवं वेरिकोज वेन्स डिटॉक्स, यह सभी रस की शुद्धि संतुलन के अंतर्गत आते हैं। चलिए रक्त धातु पे बढ़ते हैं। रस धातु आपने अच्छे से समझ लिया। अब रक्त धातु को समझते हैं। तो रक्त का मतलब है खून या ब्लड। अब रक्त धातु के कार्य क्या क्या हैं? हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। रक्त हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इसकी मदद से बाकी सभी अंगों को पोषण मिलता है। यह धातु रंग को निखारता है और बाकी इंद्रियों से जो ज्ञान मिलता है वह भी रक्त के कारण ही संभव है। अब इसको थोड़ा बारीकी से समझिए। जिसके शरीर में पर्याप्त ब्लड होता है तो उसका हम लोग बोलते हैं कि एकदम गुलाबी गाल लग रहा है, एकदम टमाटर की तरह लग रहा है। क्यों? क्योंकि उससे उसका पोषण जो है वो झलक रहा है। और जैसे कि मैंने बताया है कि ब्लड के पास ही आपके शरीर का सारा डेटा होता है। जो आपके शरीर में कमी है, अधिक है, फैट है, दूषित है, कोई वायरस है, ये सब ब्लड जांच से पता चलता है। तो सारा डेटा इसी के पास होता है और ये शुद्ध रहा, अच्छा रहा तो रक्त से आगे चलकर मांस धातु बनती है और रक्त में ही सभी धातुओं के पोषक तत्व मिले हुए हैं। मतलब जिस जिस धातु का पोषण होता है वह सेकंड स्टेप में आके रक्त के ही जो तत्व है उससे होता है। चलिए आगे समझते हैं। रक्त धातु बढ़ने के लक्षण क्या है? रक्त धातु में बढ़ोतरी होने पर त्वचा और आंखों में लालिमा दिखाई देती है। रक्त धातु की कमी के क्या लक्षण है? रक्त धातु में कमी होने पर रक्त वाहिकाएं कमजोर हो जाती हैं। इसकी कमी होने पर त्वचा की चमक फीकी पड़ जाती है और त्वचा रूखी हो जाती है। रक्त धातु की कमी होने पर रोगी को अम्लीय और ठंडी चीजें ज्यादा अच्छी लगती हैं। तो अब देखिए कितनी अच्छी पहचान का तरीका है। जिसको भी अम्लीय चीजें और ठंडी चीजें ज्यादा अच्छी लगती हैं तो केयर करना है कि कहीं उसके खून में कोई कमी तो नहीं है। अब रक्त धातु के असंतुलन से होने वाले रोग क्या क्या हैं? तो शरीर में रक्त धातु के असंतुलन से कई तरह की समस्याएं होने लगती हैं। उनमें से कुछ निम्न है। क्या क्या है? कुष्ठ रोग, ब्लड कैंसर, महिलाओं के जननांगों से रक्तस्राव का होना, मुंह में छाले पड़ना, लिंग का पकना। इसके अलावा रक्त धातु के असंतुलन से होने वाले रोगों में प्लीहा, स्प्लीन के आकार में वृद्धि, पेट में गांठ का हो जाना, काले तिल और मुंह पे झाइयां होना, दाद का होना, सफेद दाग होना, पीलिया होना, जोड़ों के रोग, ये सभी। और उपचार क्या है इसका? तो रक्त धातु से होने वाले रोगों के लिए रक्त को शुद्ध करना, पोषण और विरेचन
पोषण मतलब पोषक तत्व वाली चीजें खाना, और विरेचन मतलब शरीर की सफाई कर देना सबसे अच्छे उपाय हैं। डॉक्टर पीयूष सक्सेना के मार्गदर्शन में किए जाने वाले लीवर क्लिनजिंग, एसिडिटी क्लिनजिंग, थायराइड क्लिनजिंग, किडनी क्लिनजिंग, यह सभी रस रक्त की शुद्धि संतुलन के अंतर्गत आते हैं। तो क्लिनजिंग थेरेपी इसीलिए प्राकृतिक चिकित्सा के रूप में, सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा के रूप में जानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं मांस धातु पे। तो मांस धातु के कार्य क्या क्या हैं? मांस धातु का मुख्य कार्य है लेपन, अर्थात हमारी मांसपेशियों का निर्माण। जैसे किसी मकान को बनाने में सीमेंट या मिट्टी से लेप किया जाता है, वैसे ही शरीर के निर्माण में मांसपेशियों का लेपन होता है। मांसपेशियों से ही शरीर को शक्ति मिलती है। ये शरीर के पूरे ढांचे को सुरक्षा प्रदान करता है। मांस धातु बढ़ने के क्या लक्षण है? शरीर में मांस धातु बढ़ने से गर्दन, हिप्स, गालों, जांघों, टांगों, पेट, छाती आदि अंगों में मांस बढ़ने से मोटापा बढ़ जाता है। इससे शरीर में भारीपन आता है। और मांस ज्यादा बढ़ जाने पर घी, तेल, वसा और चिकनाई युक्त चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा व्रत रहना, योग और एक्सरसाइज को अपनी आदतों को जीवन शैली में शामिल करें। अच्छा, मांस धातु की कमी के लक्षण क्या हैं? मांस धातु की कमी से अंगों में दुबलापन, शरीर में रूखापन, शरीर में कुछ चुभने जैसा दर्द और रक्त वाहिकाओं के कमजोर होने जैसे लक्षण नजर आने लगते हैं। अब मांस धातु के असंतुलन से क्या क्या रोग हैं या क्या रोग होते हैं? तो शरीर में मांस धातु के असंतुलन से निम्नलिखित समस्याएं होती हैं। जैसे जांघों में मांस की वृद्धि हो गई, तो गले की ग्रंथियों के आकार में वृद्धि हो रही है, जीभ और तलवे गले में गांठें हो रही हैं। ठीक। और अगर इस तरह के असंतुलन आपके शरीर में है, तो डॉक्टर पीयूष सक्सेना के मार्गदर्शन में किए जाने वाले लीवर क्लिनजिंग, एसिडिटी क्लिनजिंग, थायराइड क्लिनजिंग और किडनी क्लिनजिंग कर देने भर मात्र से यह समस्याएं तुरंत दूर होती हैं और बहुत अचंभा कर देने वाला रिजल्ट मिलता है। आगे बढ़ते हैं। मेद धातु। मेद धातु का तात्पर्य हमारे शरीर में मौजूद वसा, फैट से है। वसा का कार्य हमारे शरीर में महत्वपूर्ण रोल है। क्या महत्वपूर्ण रोल है इसका वसा का? तो मेद धातु का रूप में इस बहुत महत्वपूर्ण मेद धातु के रूप में जो कार्य है, इस धातु का मुख्य काम हमारे शरीर में चिकनाहट और गर्मी लाना है। यह शरीर को शक्ति, सुरक्षा और दृढ़ता, स्थिरता देता है। और क्या करता है? मेद धातु का जब वृद्धि हो जाता है तो शरीर में मेद धातु बढ़ जाने से गले की ग्रंथियों में बढ़ोतरी, पेट का आकार बढ़ने जैसे लक्षण नजर आने लगते हैं। इसके अलावा थोड़ी सी मेहनत करने पर थक जाना, स्तनों और पेट का लटकना, शरीर से दुर्गंध आना मेद धातु के लक्षण हैं। मेद धातु की कमी के क्या लक्षण है? मेद धातु की कमी होने पर कुछ भी लक्षण नजर आते, मतलब कई अलग अलग तरह के सिम्टम नजर आने लगे। क्या क्या हो सकता है उसमें? आंखें मुरझाई हुई बिल्कुल, बालों और कानों में रूखापन, पेट व शरीर के बाकी अंगों का पतला होना, प्लीहा में वृद्धि आदि मेद धातु की कमी के लक्षण हैं। अब मेद धातु की कमी होने पर मांसाहारी रोगियों को वसा युक्त मांस खाने का मन करता है। जो लोग चिकन मटन खाते हैं वह इसी के अंतर्गत आता है। उनका मन क्यों उस तरफ जा रहा होता है? क्योंकि मेद धातु की कमी है। ठीक। और मेद धातु के असंतुलन से होने वाले क्या क्या रोग हैं? तो मेद धातु के बढ़ने से कई तरह के रोगों का खतरा बढ़ जाता है। इनमें से कुछ रोग मुख्य हैं, जिसमें हाथ पैरों में जलन होना, बालों का उलझना या जटाएं बन जाना, मुंह, गला और तलवे का सूखना, आलस का होना, बहुत अधिक प्यास लगना, ज्यादा पसीना निकलना, शरीर में जलन का होना, शरीर का शून्य पड़ जाना इत्यादि। उपचार के रूप में क्या कर सकते हैं? मेद धातु बढ़ने का सीधा मतलब है कि शरीर का मोटापा बढ़ रहा है। इसके लिए आपको आपके जीवन शैली में सही बदलाव लाकर मोटापे को कम करने के लिए प्रयास करना चाहिए। इसके लिए व्रत रहें, योग करें, और अगर मेद धातु की कमी हो गई है तो घी, दूध आदि वसा युक्त चीजों का सेवन करें। और डॉक्टर पीयूष सक्सेना के मार्गदर्शन में किए जाने वाले लीवर क्लिनजिंग, एसिडिटी क्लिनजिंग, थायराइड क्लिनजिंग, किडनी क्लिनजिंग इत्यादि करके अपने इस धातु को पुष्ट करें।
अब आते हैं अस्थि धातु। अस्थि धातु हमारे शरीर का ढांचा हड्डियों से ही निर्मित होता है। इसी के आधार पर शरीर व उसके अंगों के आकार का निर्धारण होता है और शरीर खड़ा रहता है। अस्थि धातु के बढ़ने के लक्षण हैं। शरीर में अस्थि धातु बढ़ने से हड्डियों का आकार सामान्य से अधिक मोटा और बढ़ा हुआ होने लगता है। जैसा कि बताया जाता है ना कि ये हड्डियां बढ़ गई हैं और यहाँ पे नस पे प्रेशर पड़ रहा है। तो बालों और नाखूनों में तेजी से वृद्धि, दांतों का आकार समान से ज्यादा होना, हड्डियों व दांतों में दर्द, दाढ़ी, मूंछ के रोग होना आदि इसके प्रमुख मुख्य लक्षण हैं। अब अस्थि धातु के कमी के क्या लक्षण हैं कि शरीर में अस्थि धातु की कमी से होने वाली हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। और क्या होता है, हड्डियों और जोड़ों के दर्द, दांतों व नाखूनों का टूटना और रूखापन आदि अस्थि धातु के कमी के लक्षण हैं। उपचार के रूप में अस्थि धातु बढ़ जाने पर तिक्त द्रव्यों से तैयार बस्ती दी जाती है। ठीक, अस्थि धातु कमजोर होने पर कैल्शियम युक्त आहार, दूध, मट्ठा, पनीर, छाछ, ड्राई फ्रूट इत्यादि का सेवन किया जाता है। इसके अलावा हड्डियों में कमजोरी होने पर ताजे फल, हरी सब्जियां, चना आदि दालों का सेवन किया जाता है। रोजाना कुछ देर धूप में टहलना भी हड्डियों के लिए बहुत फायदेमंद है। हड्डियों की मजबूती के लिए आप मुक्ता शुक्ति व शंख भस्म आदि किसी अच्छे आयुर्वेदाचार्य के निर्देशन में ले सकते हैं। अब आते हैं मज्जा धातु। मज्जा धातु के विषय में जानते हैं। मज्जा धातु का मतलब शरीर में मौजूद बोन मैरो से है। शरीर में मौजूद हड्डियों के भीतर जो खाली जगह और छिद्र होते हैं उनमें बोन मैरो भरा हुआ रहता है। ठीक, तो बोन मैरो हड्डियों के जोड़ों के बीच में चिकनाई का काम करता है और उन्हें मजबूत बनाता है। मज्जा धातु बढ़ने के लक्षण और रोग क्या क्या हैं? तो पूरे शरीर में खास तौर से आंखों में भारीपन और हड्डियों के जोड़ों में बड़े बड़े फोड़े फुंसियां होना मज्जा धातु के बढ़ने के लक्षण हैं। मज्जा धातु बढ़ने से निम्नलिखित रोग हो सकते हैं, जैसे बोन कैंसर, ब्लड कैंसर, उंगलियों के जोड़ों में दर्द और उनके अंदर फोड़े होना, चक्कर का आना, बेहोश हो जाना, आंखों के आगे अंधेरा छा जाना इत्यादि। मज्जा धातु की जो कमी के लक्षण हैं, तो मज्जा धातु की कमी से भी शरीर में कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं। उनमें से कुछ समस्याएं प्रमुख हैं। हड्डियों का खोखलापन, ऑस्टियोपिनिया, ऑस्टियोपोरोसिस, रूमेटाइड आर्थराइटिस, हड्डियों और जोड़ों का टूटना, चक्कर का आना, आंखों के आगे अधेरा छा जाना, शुक्र धातु की कमी। ठीक, तो उपचार के रूप में क्या है? तो शरीर में बोन मैरो की कमी होने पर मज्जा युक्त द्रव्य आहार का सेवन करना चाहिए। डॉक्टर पीयूष सक्सेना के मार्गदर्शन में किए जाने वाले लीवर क्लिनजिंग, एसिडिटी क्लिनजिंग, किडनी क्लिनजिंग, ये सब प्रमुख रूप से आपके इन सभी सप्त धातुओं को पुष्ट करते हैं। अब आखिरी आते हैं शुक्र धातु पर। शुक्र धातु इसमें सबसे अंतिम, शक्तिशाली और महत्वपूर्ण धातु माना गया है। इसका सीधा संबंध हमारे शरीर में मौजूद प्रजनन संबंधी टिश्यू से है। अर्थात वो सारी चीजें जो संतान पैदा करने में मदद करती हैं शुक्र धातु के अंतर्गत आती हैं। शुक्र का कार्य क्या क्या है? तो शुक्र धातु का मुख्य कार्य काम, संतान उत्पत्ति करना है। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, वीरता, निडरता आदि शुक्र धातु के कार्य हैं। शुक्र धातु बढ़ने के लक्षण क्या हैं? शुक्र का अधिक मात्रा में स्राव, काम वासना का बढ़ना और शुक्र मार्ग में पथरी का होना शुक्र धातु बढ़ने के लक्षण है। शुक्र धातु की कमी के क्या लक्षण है? तो शुक्र धातु की कमी होने से कई तरह के लक्षण नजर आने लगते हैं, जिनमें शरीर में कमजोरी, मुंह का सूखना, एनीमिया, थकान, नपुंसकता आदि शुक्र धातु को कमी के लक्षण है। इसके अलावा अंडकोश में तेज दर्द, लिंग में जलन का होना शुक्र धातु की कमी के लक्षण है। शुक्र धातु के असंतुलन से होने वाले रोग। शरीर में शुक्र धातु के असंतुलन से निम्नलिखित समस्याएं होती हैं, जिनमें नपुंसकता, सेक्स के इच्छा की कमी, बीमारी, बच्चा पैदा होने की संभावना, नपुंसक बच्चे को जन्म देना, कम उम्र वाले बच्चे को जन्म देना, अपंग या विकृत बच्चे को जन्म देना, ये सभी जितनी भी डिफिशंसीज आई है
यह सभी शुक्र धातु के कमी के कारण हैं। उपचार के रूप में शरीर में शुक्र ज्यादा होने पर उपवास, पूजा पाठ और संतुलित आहार का सेवन करें। शुक्र धातु की कमी होने पर शुक्र बढ़ाने वाली चीजों, मधुर, रस वाली, शुक्रकर, पुष्टिकर औषधियों का सेवन किसी अच्छे प्राकृतिक चिकित्सक के मार्गदर्शन में कर सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर पीयूष सक्सेना के मार्गदर्शन में किए जाने वाले लीवर क्लिनजिंग, एसिडिटी क्लिनजिंग, किडनी क्लिनजिंग, ये सभी आपके सातों धातुओं को पुष्ट करता है। और सातों धातुओं की वृद्धि और कमी, इन सातों धातुओं की वृद्धि और कमी पाचक अग्नि की स्थिति पर निर्भर करती है। तो 13 प्रकार की अग्नियों में 7 धातु अग्नियां प्रमुख है। अगर ये 7 धातु अग्नियां संतुलित अवस्था में हैं, तो समझिए कि सातों धातुएं भी सम अवस्था में होंगी। यदि ये अग्नियां बढ़ी हुई हैं, तो धातुओं की कमी होने लगेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि तीव्र होने की वजह से यह अग्नि धातु का पाचन अधिक मात्रा में करेगी। तो इसके विपरीत अगर ये धातु अग्नियां कमजोर हैं, तो इनमें धातुओं का पाचन ठीक से नहीं हो पाएगा। इस वजह से धातुओं में बढ़ोतरी होने लगेगी। तो इन सातों धातुओं की वृद्धि और कमी, किसी भी एक धातु में वृद्धि या कमी होने पर उसके आगे वाले धातु में भी वृद्धि या कमी के लक्षण दिखने लगेंगे। इसलिए धातुओं को संतुलित अवस्था में रखने के लिए धातु अग्नियों का संतुलित अवस्था में होना बहुत जरूरी है। अगर इस तरह के क्रॉनिकल समस्याओं से आप जूझ रहे हैं और आपके ये सातों तत्व धातु संतुलित नहीं है, तो आप इस नंबर पे कॉल करके अपना सेशन बुक कर सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं और गंभीर से गंभीर बीमारी से विजय प्राप्त कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।